आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के यूपीपीसीएस टेस्ट नंबर 8 को शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट डिस्कशन में दे दिया गया है। जो लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 8 को कंटिन्यू करते हैं और इसके एक एक प्रश्नों को डिटेल से व्याख्या सहित सभी प्रश्नों को कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह मिताली राज ने। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मिताली राज की बात किया जाए दोस्तों तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और उन्हें अब तक की सबसे महान महिला क्रिकेटरों में से एक माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि न्यू स्टार्ट संधि अर्थात सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि पर निम्नलिखित में से किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस संधि पर किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस पर अमेरिका और रूस ने हस्ताक्षर किए थे। न्यू स्टार्ट संधि की बात किया जाए दोस्तों तो इस पर 8 अप्रैल 2010 को प्राग में यूएसए तथा रूस द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। पहले इसकी अवधि 10 वर्ष यानी वर्ष 2021 तक थी, लेकिन इसे 5 वर्ष और अधिक बढ़ाकर वर्ष 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखियों को एक समान डिजाइन की गई हैंडलूम साड़ियाँ देने का फैसला किया है। इन्हें डिजाइन किया जाएगा, तो इन्हें किसके द्वारा डिजाइन किया जाएगा? तो निफ्ट रायबरेली के द्वारा। निफ्ट अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली के द्वारा इन साड़ियों की डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि भारत में जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में जैविक कृषि की बात किया जाए दोस्तों तो सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और वर्ष 2021-22 में 4.22% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया था। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न दिया गया है कि उच्च रक्तचाप में प्रकुंचन रक्तदाब का स्तर इससे अधिक या इसके बराबर होता है। तो किसके अधिक या किसके बराबर होता है? तो 140 mmHg के बराबर या इससे अधिक होता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप की बात किया जाए तो हाइपरटेंशन अर्थात हाइपरटेंशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब रक्तदाब बहुत अधिक होता है। ठीक है, वहीं पे संकुचन रक्तदाब स्तर की बात किया जाए तो संकुचन रक्तदाब स्तर 90 mmHg से अधिक या उसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2022 में सीमा पार जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हुए सम्मेलन ने मनाई है। तो इसने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 30वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, सीमा पार जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हुए सम्मेलन ने 30वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, इसकी शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी और यह सम्मेलन फिनलैंड के सहयोग से एस्टोनिया एवं UNECE के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समयावधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ा जाएगा। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के अंतर्गत बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन दिया गया है कि इसका उद्देश्य राष्ट्र को सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना है। तो देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना नहीं है, इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है ताकि पूरे देश में आम पहचान की भावना जागृत हो, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करके राज्यों के बीच ज्ञान को बढ़ावा मिल सके, इसका यह उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न दिया है
कि अनंगताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो बताइए आप सभी, अनंतताल झील किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कभी ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी झील या फिर किसी पर्वत पहाड़ को लेकर कि वे किस राज्य एवं केंद्र शासित, उसके साथ एवं केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दे, तो मैक्सिमम चांस होता है कि ये केंद्र शासित प्रदेश में ही स्थित होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्न जब आपको नहीं पता होगा तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं इस आइडिया से। ठीक है, तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अनंतताल झील यह दिल्ली में स्थित है। चलिए 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है। तो इसका परीक्षण चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। ठीक है, अभ्यास की बात किया जाए दोस्तों, इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। यह एक भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो नीति आयोग के द्वारा डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट की बात किया जाए दोस्तों, तो इससे डिजिटल बैंक स्थापित करने और ऐसे बैंकों के लिए एक लाइसेंसिंग और नियामक ढांचा स्थापित करने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 11 नंबर के प्रश्न को, जून 2022 में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का निधन हो गया। वे पूर्व अध्यक्ष थे। तो ये किसके पूर्व अध्यक्ष थे। तो यह साहित्य अकादमी के प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे, जिनका निधन जून 2022 के दौरान हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के संबंध में सही नहीं है। जो इनसे सही नहीं है उसे बताना है। आइए देखते हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। तो बिल्कुल सही है, पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की थी। तो ये भी कथन सही है। उनका जन्म 1876 में तमिलनाडु के नागरपत्तम जिले में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, पिंगली वेंकैया का जन्म तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था, न कि तमिलनाडु के नागरपत्तम में। तो इसका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं वे विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से दूसरी बार मिले थे। तो ये कथन सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। पावन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है। तो पावन पथ धार्मिक यात्रा से काशी विश्वनाथ मंदिर जुड़ा है। ठीक है, पावन पथ की बात किया जाए दोस्तों, तो यह एक धार्मिक पर्यटन सर्किट है जिसमें 102 मंदिर शामिल हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य है। तो स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य बढ़ावा देना है। तो स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य का बढ़ावा देना क्या है। इसका बढ़ावा देना तो स्वदेशी तकनीक को। ठीक है, स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है। ठीक है, भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च की गई है। तो एम प्राइम प्ले बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मई 2022 में नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश सेना अभ्यास विनबैक्स 2022 में शामिल हुए थे। तो कौन से देश सेना अभ्यास विनबैक्स 2022 में शामिल हुए थे। तो इसमें वियतनाम और भारत की सेना ने शामिल हुए थे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पहली बार था जब वियतनाम पीपुल्स आर्मी किसी विदेशी सेना के साथ फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास कर रही थी। ठीक है, विनबैक्स अभ्यास वियतनाम की सेना पहली बार भारत के साथ की है। भारत के साथ क्या हुआ, पहली बार विदेशी सेना के साथ की है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, विनबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता
सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बना है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल संवर्धित वास्तविकता सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। हाल ही में काई चटनी को भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यह ओडिशा में लोकप्रिय है। ठीक है, काई चटनी ओडिशा में लोकप्रिय है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। जन समर्थन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जन समर्थन पोर्टल की बात किया जाए दोस्तों, तो यह ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। तो देखिए, जन समर्थन पोर्टल के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा 12 योजनाओं के तहत ऋण प्रदान किया जाता है, न कि 15 योजनाओं के तहत। तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही होगा, केवल कथन एक सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? तो भारत का कौन सा सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? तो यह आईएनएस विक्रांत है। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। यह पहला स्वदेशी निर्मित और डिजाइन किया गया विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी निर्मित और डिजाइन किया गया विमान वाहक पोत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सिकिल सेल रोग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व सिकिल सेल रोग दिवस यह 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, हसदेव अरण्य वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हसदेव अरण्य वन यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को। ठीक है, नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। जून 2022 में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका 38वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 38वां संस्करण जून 2022 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलमर्मध्य में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पांडव लैदान के नाम से जाना जाता है? तो किस मंदिर को पांडव लैदान के नाम से जाना जाता है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर को। ठीक है, मार्तंड सूर्य मंदिर की बात किया जाए दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य को समर्पित है। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान ये मंदिर बनाया गया था और इसका निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तिपीड ने करवाया था। ठीक है, यह अब खंडहर के रूप में है क्योंकि इसे मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिस्बन घोषणा संबंधित है। तो लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा की बात किया जाए तो दोस्तों यह महासागरीय संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, लिस्बन घोषणा जुलाई 2022 में लिस्बन में इस सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेरठ जिले की उद्घोषणा हुई थी? तो 1803 में अंग्रेजों द्वारा मेरठ का जिला बनाया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात किया जाए दोस्तों, तो उनका जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे। तो इनका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्षेत्र से पृथक होकर फिरोजाबाद जिले की स्थापना हुई थी? तो देखिए, फिरोजाबाद जिले की स्थापना आगरा से पृथक होकर हुई थी। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम विकसित किया गया है।
तो इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम यह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम यह सूखे पौधों का एक डेटाबेस है जो संग्रह की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रही भाषनी है, तो भाषनी क्या है? तो यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाला भाषा अनुदान मंच है। ठीक है, भाषनी की बात किया जाए दोस्तों, तो भाषनी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय भाषा अनुदान मिशन का हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैसे जैसे और अधिक भारतीय इंटरनेट से जुड़े, वे अपनी भाषाओं में वैश्विक सामग्री का उपयोग करने में सक्षम हों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक्सपैक्ट इनसाइट 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो इसमें दोस्तों मैक्सिको को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ठीक है, एक्सपैक्ट इनसाइट 2022 सर्वे में मैक्सिको को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, जबकि कुवैत को इसमें सबसे आखिरी पायदान पर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो किन भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो देखिए, INS निशंक और INS अक्षय, इन दो भारतीय जहाज़ों को 32 साल की सेवा प्रदान करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किन किन जहाज़ों को सेवा मुक्त किया गया है? तो INS निशंक और INS अक्षय को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यह लवणी जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है, तो बिल्कुल सही है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। तो देखिए दोस्तों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा कौन सा? तो दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है, न कि चौथा। तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। वहीं तीसरा कथन दिया गया है कि भीतरकनिका किंगफिशर पक्षियों का 8 किस्मों का आवास है, तो ये बिल्कुल सही है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो क्या भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है? नहीं, ये ओडिशा में स्थित है, न कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भीतरकनिका ओडिशा में स्थित है। तो इसका देखिए चौथा कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ के द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन ने उर्वरकों के उपयोग में दक्षता बढ़ाने के लिए उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। निम्नलिखिट में से कौन सा स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरॉन का मानव निर्मित संस्करण है? तो एनाबोलिक स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरॉन का मानव निर्मित संस्करण है। ठीक है, कान्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित है? तो कान्हेरी गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कान्हेरी गुफाएं की बात किया जाए दोस्तों, यह मुंबई में स्थित है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के वनों के भीतर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? तो किस संगठन के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, यह स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण संबंधित मानव अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चेरुथोनी बांध स्थित है? तो चेरुथोनी बांध ये केरल में स्थित है। कानकुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था? तो कानकुआंग सैन्य अभ्यास ये ताइवान में आयोजित हुआ था। ठीक है,
चलिए 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्र को उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रदूषकों के संदर्भ में बात किया जाए दोस्तों तो ब्लैक कार्बन PM 2.5 का एक प्रमुख घटक है और मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये ओजोन के निर्माण में योगदान देता है। तो इसका दोनों कथन सही है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। 47 प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित किया गया? तो किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित किया गया है? तो यह राजस्थान में स्थापित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया? तो यह चीन में विश्व शांति फोरम के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय AI पोर्टल एक संयुक्त पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा उस पहल से संबंधित है? तो देखिए राष्ट्रीय AI पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई प्रशासन प्रभाग और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये उपयुक्त सभी शामिल हैं। राष्ट्रीय AI पोर्टल के एक संयुक्त पहल में ये सभी पहल शामिल हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओक आगजनी की घटना सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्र में देखी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस संगठन राज्य में सियरा नेवादा स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संगठन राज्य में सियरा नेवादा स्थित है? तो यह कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओक आगजनी की घटना सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्र में देखी गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत आता है? तो मुजफ्फरनगर जिला ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग की बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश को 18 प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए विस्तारित निधि सुविधा पहल है, तो विस्तारित निधि सुविधा पहल किसकी पहल है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहल है। ठीक है, विस्तारित निधि सुविधा की बात किया जाए जब कोई देश संरचनात्मक कमजोरियों के कारण गंभीर मध्यावधि भुगतान शेष की समस्या का सामना करता है, जिसे दूर करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक विस्तारित फंड सुविधा के माध्यम से सहायता करता है। तो ऐसे देशों की सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक फंड की सुविधा के माध्यम से इन देशों की सहायता करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 की बात किया जाए तो प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना स्थित है? तो बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की है, इसकी अध्यक्षता की। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता केबी कामत द्वारा की गई है। ठीक है, केबी कामत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 56 को। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन वात्सल्य योजना के विषय में सही नहीं है? जो मिशन वात्सल्य योजना संबंधित सही नहीं है उसे बताना है। तो देखिए यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, तो यह बिल्कुल सही है। मिशन वात्सल्य योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के फंड शेयरिंग पैटर्न क्रमशः केंद्र, राज्य और विधानसभा वाले केंद्रीय
केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 50:50 के अनुपात में है। तो देखिए दोस्तों, मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत फंड शेयरिंग पैटर्न केंद्र और राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 60:40 के अनुपात में है, न कि 50:50 की। तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। वहीं तीसरा कथन दिया गया है कि यह योजना निजी सहायता प्राप्त गैर संस्थाओं के तहत बच्चों की सहायता करती है। तो यह बिल्कुल सही है। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है मिशन वात्सल्य योजना के विषय में कौन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है। इंदरमित गिल अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ठीक है, कौन से? तो दूसरे भारतीय होंगे, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय की बात किया जाए तो कौशिक बसु। कौशिक बसु विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं, जिन्होंने 2012 से लेकर 2016 तक इस सेवा में कार्यरत थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। मार्मोलाडा ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत का हिस्सा है? तो मार्मोलाडा ग्लेशियर ये आल्पस पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित कीटनाशक है? तो देखिए, एंडोसल्फान ये प्रतिबंधित कीटनाशक है। ठीक है, नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नियो बैंक की बात किया जाए तो यह एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है, और नियो बैंक ने चैलेंज बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नियो बैंक दोस्तों यह एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। ठीक है, और नियो बैंक चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है। इसका दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री द्वारा कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें सियोल शांति पुरस्कार यह 2018 में दक्षिण कोरिया के द्वारा प्रदान किया गया था, और ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये भी 2018 में फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया गया, और ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन यह 2021 में भूटान के द्वारा प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। तो इसमें ये तीनों पुरस्कार प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। लैंगिया वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैंगिया वायरस की बात किया जाए तो लैंगिया वायरस जानवरों से मानव में फैल सकता है, और नया खोजा गया लैंगिया वायरस एक जेनेटिक विशिष्ट हेनिपा वायरस है। ठीक है, तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। संप्रीति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो संप्रीति अभ्यास या भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने ई नाम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात किया जाए दोस्तों तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो यह बिल्कुल सही है। यह टैरिफ या बाजार अभिगमन पर केंद्रित है। तो देखिए, हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यह टैरिफ बाजार पर आधारित नहीं है, ये टैरिफ या बाजार पहुंच पर वार्तालाप नहीं करेगा। तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, केवल कथन 1 सही है। चलिए अगला देखते हैं। ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक जारी किया गया है। तो ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए, यह राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा जारी की गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया का एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति है? तो यह सेला मकाक अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2
शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? तो देखिए I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए और यूएई है। ठीक है, I2U2 शिखर सम्मेलन की बात किया जाए तो इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। 7 मई की बात किया जाए, 7 मई को दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस होता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 21 मई को विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस। 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन की बात किया जाए दोस्तों तो इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और यह खारे या लवणीय समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदल देगा। ठीक है, तो ये दोनों कथन इसका सही है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला वकील कौन है? तो कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला वकील बनी है? तो यह इंदु मल्होत्रा है। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संरक्षण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका, इसकी थीम थी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? तो किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? तो यह तेलंगाना में एनटीपीसी द्वारा विकसित भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है। तो किसके द्वारा यह विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यानुतन संबंधित है। तो सूर्यानुतन किससे संबंधित है? तो यह स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। बटरफ्लाई माइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बटरफ्लाई माइन की बात किया जाए दोस्तों तो यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है और इसका पता लगाना आसान होता है क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो देखिए, बटरफ्लाई माइन यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है और इसका पता लगाना आसान नहीं होता है, इसका पता लगाना मुश्किल होता है। क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती है और इन्हें मेटल डिटेक्शन से नहीं ढूंढा जाता है। तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए सही होगा, केवल कथन एक सही है। ठीक है, अगला है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो यह टॉम ऑफ सैंड को मिला है। टॉम ऑफ सैंड दोस्तों मूल रूप से हिंदी में रेस समाधि के रूप में प्रकाशित पुस्तक के लेखक गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है। टॉम ऑफ सैंड किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। यांकती कूटी घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यांकती कूटी घाटी उत्तराखंड में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचाल शासकों का घर था? तो देखिए, संभल जिला 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान संभल जिला पांचाल शासकों का घर था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इनका शहीद दिवस 9 जून को मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है?
तो किसने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। जबकि महिला एकल खिताब बात किया जाए दोस्तों तो ईगा स्विटेक ये महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीती है और पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 82। थाड़े क्रीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थाड़े क्रीक की बात किया जाए तो यह अरब सागर के तटरेखा में एक इनलेट है और थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो बिल्कुल सही है। और नर्मदा नदी एक दलदली थाड़े क्रीक के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यह नर्मदा नदी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हुल्लास नदी है। हुल्लास नदी एक दलदल में थाड़े क्रीक के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका तीसरा कथन गलत हो जाएगा। वहीं चौथा कथन है इसका निर्माण अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण हुआ है। तो इसका निर्माण देखिए भूकंपीय दोषों के द्वारा हुआ है, न कि अपरदनात्मक के द्वारा। तो इसका चौथा भी कथन गलत दिया गया है। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन देखेंगे तो दोस्तों इसका पहला और दूसरा कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह निखत जरीन बनी है। निखत जरीन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? तो देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ठीक है, चलिए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया गया है? तो किसके द्वारा यह जारी किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 1 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। उद्यमी भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्यमी भारत कार्यक्रम की बात किया जाए तो यह कार्यक्रम 30 जून 2022 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान MSME के प्रदर्शन को बढ़ावा और तीव्र करना अर्थात रैंप योजना शुरू की गई थी। तो ये दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा यह आयोजित किया गया था? तो यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन आयोजन किया गया था। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह रंजना प्रकाश देसाई बनी है। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नौरोबी मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नौरोबी मक्खियों की बात किया जाए दोस्तों तो इसे ड्रैगन बग के नाम से भी जाना जाता है। वे एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है। तो ये दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा मासिक भत्तों के वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की बात किया जाए तो इसे ड्रग एंड क्राइसिस पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी किया गया था
और वर्ष 2020 और 2021 के बीच दुनिया भर में अफीम का उत्पादन 7% बढ़ा है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। 96 प्रश्न दिया गया है कि निदान पोर्टल विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा निदान पोर्टल विकसित किया गया है? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए 97 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? तो देखिए, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्यान अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो कौन सी पहल शुरू की गई थी उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए? तो यह मंथन प्लेटफॉर्म पहल शुरू की गई थी। ठीक है, मंथन प्लेटफॉर्म पहल ये उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100 को देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न दिया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। आइए कथन और कारण के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। कथन दिया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने वनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वनीकरण अभियान चलाती हैं। इसमें जन भागीदारी वाले सामूहिक वृक्षारोपण अभियान भी शामिल हैं। तो बिल्कुल सही है। वहीं अब कारण दिया गया है कि मंत्रालय ने वन हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई अधिसूचना जारी की है। तो देखिए दोस्तों, इसका कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। थेरी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो थेरी मरुस्थल ये तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी में स्थित और यह यहीं तक सीमित एक छोटा सा रेगिस्तान है। लाल रेतीले टीले को तमिल में थेरी कहा जाता है। तो थेरी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्रिप्टो जैकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्रिप्टो जैकिंग की बात किया जाए तो यह एक साइबर अपराध है जहां हैक किए गए कंप्यूटरों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। और यह एक क्रिप्टो जैकिंग एक बार क्रिप्टो जैकिंग हो जाने के बाद पीड़ित लोग अपने सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिप्टो जैकिंग की बात किया जाए तो एक बार क्रिप्टो जैकिंग हो जाने के बाद पीड़ित को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके कंप्यूटर या नेटवर्क को पहले से ही हैक कर लिया गया है। ठीक है, तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर अपराध है जहां हैक किए गए कंप्यूटरों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है। ये कथन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है? तो किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता? तो झांसी जिले में। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, सोनभद्र और बांदा जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन पूरे महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य की बात किया जाए दोस्तों तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है,
अगला है साइबर हेल्प डेस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साइबर हेल्प डेस्क की बात किया जाए तो इसे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किया जाएगा और प्रत्येक जोनल स्तर पर एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब और एक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो पहला कथन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो बिल्कुल सही है। उषा मेहता आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। आप सभी कमेंट बॉक्स में इस जवाब का आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा की बात किया जाए तो यह लगभग 264 किलोमीटर के बराबर है। तो देखिए ब्रिज 84 कोस ये 264 नहीं 252 किलोमीटर के बराबर है, न कि 264। इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं यह 7 दिन की यात्रा है, इसका दूसरा कथन है कि यह 7 दिन की यात्रा है, तो बिल्कुल सही है। ब्रिज 84 कोस यह 7 दिन की यात्रा है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। ठीक है, ब्रिज 84 कोस की बात किया जाए दोस्तों, कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 2 साल के अंतराल के बाद ब्रिज 84 कोस परिक्रमा हाल ही में फिर से शुरू किया गया है, तो उसके विषय में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये फिर से शुरू किया गया है तो प्रश्न ऐसा बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का विषय क्या था। तो इसका विषय सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता था। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का विषय सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता था। ठीक, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा की गई। तो इसकी मेजबानी केरल विधानसभा द्वारा की गई है। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी केरल विधानसभा के द्वारा की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात किया जाए तो यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, तो बिल्कुल सही है। इसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी और हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा है। तो देखिए इसकी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, ये तो सही है, जबकि सबसे छोटी सीमा इसका हरियाणा के साथ नहीं हिमाचल प्रदेश के साथ है। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा न कि हरियाणा, इसलिए इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सबसे कम सीमा सबसे छोटी सीमा साझा की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस यह 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। आइए यहाँ देखते हैं। नदी और गंगा में विलय का स्थान, कौन सी नदी गंगा नदी में कहाँ पर विलय होती है उसे देखना है। तो कोसी नदी की बात किया जाए तो कोसी नदी कटिहार में गंगा से मिलती है, यमुना नदी प्रयागराज में, वरुणा नदी वाराणसी में और गंडक नदी हाजीपुर में गंगा में विलय होती हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 को। कच्छल द्वीप है, तो कच्छल द्वीप अंडमान में है। ठीक है, अंडमान में एक द्वीप समूह है। कच्छल द्वीप अंडमान में एक द्वीप समूह है। मंडल कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मंडल कला की बात किया जाए दोस्तों तो मंडल कला यह एक ज्यामितीय डिजाइन है जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रतीकवादी हैं। ठीक है, और मंडल का उपयोग ध्यान के साधन और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में किया जाता है, तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है? जो उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है उसे बताना है। तो देखिए, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है, जबकि दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ और रानीपुर ये सभी उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, दुधवा की बात किया जाए, दुधवा टाइगर रिजर्व यह लखीमपुर खीरी में स्थित है, और अमनगढ़ ये बिजनौर में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो हाल ही में घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व, तो यह चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हस्तिनापुर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। कौन सी नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है? तो कौन सी नदी है जो लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है? तो यह सई नदी है। सई नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है। ठीक है, जून 2022 में लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिल नामक पुस्तक के चौथे खंड का अनावरण किया गया। ये पुस्तक निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषाओं का संकलन है? तो यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का भाषण का संकलन है। ठीक है, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक के चौथे खंड का अनावरण किया गया। ये पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई? तो यह गुजरात राज्य में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। 122 प्रश्न दिया गया है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन दैट इज नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। तो यह मैड्रिड स्पेन में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 123 को देखते हैं। भारत की उड़ान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं इसमें। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो बिल्कुल सही है, भारत की उड़ान इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। इसके तहत ट्विटर संस्कृति में भारतीय योगदान के बारे में सूचनात्मक सामग्री तैयार करेगा। तो देखिए, इसके तहत ट्विटर नहीं, गूगल संस्कृति में भारतीय योगदान के बारे में सूचना सामग्री तैयार करेगा। ठीक है, इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। वहीं तीसरा कथन है कि इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। भारत की उड़ान को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। वहीं चौथा कथन है कि इसमें देश की खेल उपलब्धियों के बारे में पुस्तक प्रकाशित करना शामिल है। तो देखिए दोस्तों, इसमें देश में खेल उपलब्धियों के बारे में पुस्तक प्रकाशित करना नहीं है। इसमें इस पहल के तहत उपयोगकर्ताओं को भारत के लिए एक अनूठा दृश्य प्रदान किया जाएगा। वे भारतीय इतिहास की प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रमुख महिला हस्तियों के साथ साथ देश की वैज्ञानिक और खेल उपलब्धियों के बारे में अधिक जान सकेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन 1 और 3 सही है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो यह संसदीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। ठीक है, अगला है आश्वासन अभियान निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो आश्वासन अभियान यह क्षय रोग से संबंधित है। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र यह बुलंदशहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश की एकमात्र परमाणु ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 128 देखते हैं। मई 2022 में भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, अटल पेंशन योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो अटल पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं।
यह 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, तो बिल्कुल सही है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योगदानकर्ताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योगदानकर्ता को 1,000 रुपये, 1,000 से 5,000 रुपये, कितना, तो 1,000 से 5,000 रुपये की गारंटीकृत मासिक पेंशन देने का प्रावधान है, न कि 10,000 रुपये का। ठीक है, तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। अटल पेंशन योजना की बात किया जाए तो इसे 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। सुर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है, तो सुर सरोवर पश्चिम बिहार यह आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 131 देखते हैं। अल्फा फोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अल्फा फोल्ड की बात किया जाए दोस्तों, यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है और यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अल्फा फोल्ड एक डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने की उपकरण है। ठीक है, अगला देखते हैं। शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो शुक्रताल यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 133 देखते हैं। लाइट मेटल अल्बाट्रॉस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रॉस की बात किया जाए तो यह अंटार्कटिक सीज की मूल प्रजाति है, तो यह बिल्कुल सही है। इसे IUCN के तहत संकटग्रस्त नहीं, संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, न कि संकटग्रस्त। इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यह अपने जीवन का अधिकांश भाग शीत निद्रा में व्यतीत करता है। तो देखिए, यह अपने जीवन का अधिकांश भाग उड़ान में व्यतीत करता है, न कि शीत निद्रा में। इसका तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। यह दक्षिणी महासागर में एक सर्कपोलर वितरण बनाए रखता है। तो ये चौथा कथन इसका बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कथन 1 और 4 सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 134 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश जलवायु क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों, तो गोरखपुर और संत कबीर नगर तराई क्षेत्र में आते हैं, तो बिल्कुल सही है। और पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सर्दियों के चक्रवातों से सबसे कम प्रभावित होता है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 135 देखते हैं। निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल अर्थात निपुण निम्नलिखित किस मंत्रालय की एक पहल है। तो निपुण पहल किस मंत्रालय की एक पहल है। तो यह आवास और शहरी मामले के मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, अगला है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने CSA6 नामक एक जीन की पहचान की है जो रोकथाम की कुंजी है। तो किसकी रोकथाम की कुंजी है यह जीन। तो यह फंगल संक्रमण कैंडिडियासिस की एक रोकथाम की कुंजी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 137 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वृक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं इसमें। तेंदू पत्ते का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो देखिए, तेंदू के पत्ते का उपयोग दोस्तों औषधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता। इसका उपयोग बीड़ी या भारतीय सिगार बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कथन है कि सेनेगलिया कत्था पान के पत्ते को एक विशिष्ट स्वाद और लाल रंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। वहीं तीसरा कथन है कि गोद बबूल की पत्तियों का उपयोग चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए किया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। और सेमल के पत्ते के बीज से खाद्य तेल तैयार किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन 2, 3 और 4 सही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 138 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा रामसर स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह सांडी पक्षी अभ्यारण्य है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह हरदोई जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 139 देखते हैं।
डब्लू बोसान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डब्लू बोसान के संबंध में देखेंगे तो यह द्रव्यमान रहित और विद्युत रूप से तटस्थ है। तो यह देखिए दोस्तों, डब्लू बोसान की बात किया जाए तो फोटान के विपरीत यह द्रव्यमान रहित, फोटान के विपरीत डब्लू प्लस विद्युत रूप से तटस्थ, डब्लू प्लस और डब्लू माइनस दोनों पैमाने पर और चार्ज होते हैं ये, ठीक है। इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन है कि इससे पहली बार 1983 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में देखा गया था। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यह दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु और कण भौतिकी प्रयोगशाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 140 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पेमेंट्स विजन 2025 का अनावरण किया है। तो किसने पेमेंट विजन 2025 का अनावरण किया है। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स विजन 2025 का अनावरण किया है, ठीक है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 की मेज़बानी की गई है। तो किसके द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। तो यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस IUCN श्रेणी के तहत स्लॉथ बियर संरक्षित है। तो किस IUCN श्रेणी के तहत स्लॉथ बियर संरक्षित है। तो यह सुभेद्य श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मिस्ट सबमरीन केबल की बात किया जाए दोस्तों तो यह एक 8100 किलोमीटर लंबी अर्थात 8100 किलोमीटर लंबी समुद्र के भीतर पार देसी फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रणाली है। यह मुंबई के वर्सोवा बीच में टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम की बात किया जाए दोस्तों तो यह अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो भारत को म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे अन्य एशियाई देशों से जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे से गुजरता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 144 देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यह 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो पर्यावरण सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180वां है। भारत पर्यावरण सूचकांक में सबसे निचले स्थान 180वें स्थान पर है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष अटलांटिक संधि लागू हुई थी। तो माफ़ करिएगा, यहाँ अटलांटिक नहीं है, अंटार्कटिका संधि है। तो अंटार्कटिका संधि यह 1961 में लागू हुई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 147 देखते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसदों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कितनी राशि सांसदों को प्रतिवर्ष दी जाती है। तो 5 करोड़ रुपए, ठीक है। 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत दी जाती है, ठीक है। चलिए 148 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की बात किया जाए दोस्तों तो यह सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मिड अर्थात मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के तहत देश में आकर्षक या विदेशी फलों जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी, फैशन फ्रूट आदि के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो यह दोनों कथन इसका सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 149 को देखते हैं। मंकी पॉक्स द्वारा होने वाली बीमारी है। तो मंकी पॉक्स विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है, ठीक है। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से कौन से देश ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशन कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हुए हैं। तो कौन से देश ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हुए हैं। तो यह चीन और नेपाल सहमत हुए हैं, ठीक है। चीन और नेपाल ये ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हुए हैं, ठीक है। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 8 के सभी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 150 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।